का हो ही जाएगा चैप्टर कंप्लीट फिर। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस कर लिए थे ना। यस सर। यस। चलो बस एक वांट हाफ फैक्टर बचा हुआ है इसमें, और लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लास्ट टॉपिक है वांट हाफ फैक्टर, या फिर इसी को बोला जाता है और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक्चुअली एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ये देखो, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं कि वो ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उस पे वो डिपेंड करेगा। अगर किसी केस में मान लो कि थियोरेटिकली हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होगा, और एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व्ड हम लोग देख रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास आ रहा है, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो 2 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाने की वजह से उनका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उनके थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा या नहीं, ये बताओ। जो ऑब्जर्व्ड हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, और जो थ्योरेटिकल है, जो फॉर्मूला से आना चाहिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना। यस और नो? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो डिफरेंस आएगा या नहीं? यस। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि जैसे और ये एबनॉर्मेलिटी किसकी वजह से आता है, वो आइदर दो केसेस में पॉसिबल है। या तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हम लोग डालें, या तो वो डिसोसिएट कर जाए या फिर वो एसोसिएट कर जाए। वो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हम लोग लिए, NaCl है। जैसे ही उसको पानी में डालोगे, NaCl तो अभी एक मॉलिक्यूल था मेरे पास, है ना। लेकिन जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाले, तो एक्वस सॉल्यूशन वो NaCl के फॉर्म में रह पाएगा क्या? बोलो। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे वो NaCl के प्लस NaCl के फॉर्म में रहेगा, या आयोनाइज कर जाएगा? एनालाइज करेगा। आयोनाइज करेगा, वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग थियोरेटिकली जब हम लोग देख रहे हैं, जब हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल तो हम एक ही लिए थे, लेकिन जैसे उसको पानी में डाले, तो पानी में डालने पर अब नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स एक रहा या दो हो गया? तो दो। दो हो गया ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल Na प्लस अगर ब्रेक करेगा तो 1 Na प्लस केटायन फॉर्म करेगा, और 1 Cl माइनस एनायन फॉर्म करेगा। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ना। थियोरेटिकली तो हम लोग एक ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जर्व्ड जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, अब दो हो गया। तो जो इसका थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू आना चाहिए और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा, वो दोनों वैल्यू सेम रहेगा क्या? नो सर। नो नहीं। सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड वाला आएगा उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू थियोरेटिकल, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया है। अब बहुत सारे केसेस में एसोसिएशन हो जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके और वो एसोसिएट हो जाते हैं, है ना। जैसे डाइमर ट्राइमर ऐसे बोलते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेगा तो उसको डाइमर बोलते हैं हम लोग, तीन कंबाइन करेगा तो ट्राइमर बोलते हैं। तो इस तरह से है। तो जहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घटेगा? घट जाएगा। घट जाएगा। तो वहां पे क्या आएगा कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू आएगा वो थियोरेटिकल से क्या हो जाएगा, वहां पे लेस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मेलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मेलिटी का रीजन वही होता है, दो कारण से होता है। या तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो डिसोसिएट कर जाते हैं, या फिर वो एसोसिएट कर जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है। और वही एबनॉर्मेलिटी जो अराइज होता है उसको हम लोग काउंटर करते हैं, या उसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर से बताते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर है क्या, पहले लिख लो यहाँ पे। सिंस द वैल्यू ऑफ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, CGP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the solution. Therefore, if the theoretical नंबर ऑफ पार्टिकल्स, थ्योरेटिकल में हम लोग एसोसिएशन या डिसोसिएशन एज्यूम नहीं करते हैं। जब हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो एज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल नंबर में जो होगा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो थ्योरेटिकल से डिफरेंट होगा। जब हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन एज्यूम कर लेंगे तो वो नंबर जो हो जाएगा वो डिफरेंस होगा, डिफरेंट आएगा, एज्यूमिंग या तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन आर डिफरेंट देन द ऑब्जर्व्ड colligative property will have a different value than theoretical colligative property, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसको हम लोग एड्रेस करते हैं वन ऑफ फैक्टर से। जैसे डिसोसिएशन ये हो गया, NaCl को जैसे ही हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डाले तो ये Na+ और Cl- में, तो अब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए 2 हो गए, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग सिर्फ एक ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया डिसोसिएशन वाला केस। और एसोसिएशन वाला केस कैसे होगा, जैसे मान लो हम लोग A डाले, अब A क्या हुआ, जैसे किसी हम लोग A सॉल्यूट डाले हैं तो 2 सॉल्यूट आपस में अगर कंबाइन कर गया, 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, और ये बना लिया A2, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे ना सॉल्यूट के, बोलो। यस Yes. यस तो ये हो गया एसोसिएशन वाला केस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में कम हो जाएगा, और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर से करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर जिसको कि स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, तो ये एक्चुअली है क्या, इसी का रेशियो है। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड, या फिर इसको एक्चुअल भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू। समझ में आया, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे ना हम लोग, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसी के रेशियो को बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये है वांट ऑफ फैक्टर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सॉल्यूट के मोलर मास के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, बताओ। अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यस सॉल्यूट के मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताओ। और मोल्स के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं। यस Yes, sir. ठीक है, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोगे तो वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम लोग मोलर मास के टर्म में अगर लिखना चाहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा, थियोरेटिकल मोलर मास या थियोरेटिकल मोलर वेट
ये जो होगा सोल्यूट का ये ऊपर आ जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आएगा या नहीं, ये बताओ। Yes. Yes. क्योंकि ये मोलर वेट के टर्म है सिर्फ, ये ध्यान रखना। जब हम लोग कॉलिगेटिव ये वांट ऑफ फैक्टर आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर वेट ऑफ सोल्यूट के टर्म में, तो फिर वहां पे थ्योरेटिकल वाला ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व्ड वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली वाला रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, Yes. कोई दिक्कत नहीं. नहीं? तो यही है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब वांट ऑफ फैक्टर से क्या चेंज आएगा, अभी तक जो हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे उनमें क्या चेंज आएगा, तो सिर्फ एक आई लगा देना। आई जो भी फैक्टर आ रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आर एल वीपी है, तो आर एल वीपी में हमारा क्या आया था, पी नॉट माइनस, ये ऐसा था ना, डेल्टा पी बाय पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल, Solute. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आई से किसको फर्क पड़ने वाला है, सोल्यूट को या सॉल्वेंट को, किसके नंबर ऑफ Solute. पार्टिकल्स में चेंज आ रहा है, Solute. सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सोल्यूट के आगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्वेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे, उसका मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहा है क्या, ये बताओ। नहीं. तो वांट ऑफ No. फैक्टर किसको इफेक्ट करेगा, सोल्यूट को ना। Yes, sir. Solute. तो सिर्फ बस हम लोग आई सोल्यूट के आगे मल्टीप्लाई कर देते, तो सिर्फ सब में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये क्या था, केबी इंटू मोलालिटी था, ये सुनो। Yes. यहाँ भी आगे क्या कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो यहाँ भी आई इंटू सी आर टी। समझ रहे हो बात, बस यही चेंज आएगा। हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे सभी जगह, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आई का वैल्यू हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए, कैसे आई कैलकुलेट करेंगे, आई आ गया फिर उसके बाद बाकी जो प्रोसेस था वैसे ही करेंगे। ठीक है, Yes, sir. वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने आना चाहिए, लिख लियो उसको। हो गया, Yes, Yes, sir. चलो हो गया। तो अब देखते हैं, दो केसेस से एबनॉर्मेलिटी आता है, सबसे पहला डिसोसिएशन और दूसरा एसोसिएशन। तो हम लोग देखते हैं दोनों केस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो पहला हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं डिसोसिएशन के केस में। तो डिसोसिएशन जैसे सिंपल सा केस लेते हैं, ए जो है ये डिसोसिएट कर रहा है और ये एन मोल्स ऑफ बी बना रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इसका एज्यूम कर लेते हैं 1 मोल है और ये 0 है। t इक्वल टू t पे डिग्री ऑफ Screen pause हो गया. आवाज भी नहीं आ रहा सर.
आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। अब आ रहा है, ऐसे स्क्रीन फ्रीज हो गया था बीच में। एक सेकेंड। अभी भी फ्रीज है सर। रुक जाओ 1 मिनट। आस्था होस्ट शिफ्ट करो तो। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो देखो, तो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहले डिसोसिएशन वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, तो ए से एन मोल सब भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए का मोल एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल 1 था, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 - इक्विलिब्रियम मतलब फाइनल हम लोग बात कर रहे हैं, 1 - अल्फा, और ये कितना फॉर्म करेगा? एन अल्फा, है ना? एक से अगर एन फॉर्म करता है तो अल्फा से कितना फॉर्म करेगा? एन। इनर। अल्फा जो है यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये बोलना चाह रहे थे हम, जरूरी नहीं है कि हर केस में तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% ही रहेगा। ठीक है, 100% के अलावा कुछ और भी रह सकता है, तो वहां पे हमको ऐसा करना होगा ना, अल्फा का वैल्यू लेना होगा। तो इनिशियल मोल्स जो था, इनिशियल मोल्स कितना है बताओ? 0। इनिशियल मोल्स तो 1 है सर, 1 + 0। टोटल मोल्स हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन यस में तो सर। टोटल रहेगा ना, तो इनिशियल टोटल मोल्स कितना है? 1। 1, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1। अब मोल्स एट टाइम टी, मोल्स एट टाइम टी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी क्या हो गया? यहाँ टोटल लिख लेना। तो टोटल मोल्स एट टाइम टी ये कितना हो जाएगा? 1 - अल्फा मोल है किसका? ए का, और प्लस एन अल्फा किसका है? बी का, है ना? बोलो। यस सर। यस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, 1 + n - 1 × अल्फा, यही हो गया। अब ये एक्चुअली हमारा ऑब्जर्व्ड पार्टिकल है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि हम लोग थियोरेटिकली जो लिए थे, ये तो ए का 1 मोल ही डाले थे, ये थियोरेटिकल है। लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या हो गया? वो डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएट करने के बाद वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब कितना बच गया? 1 + n - 1 × अल्फा, ये बचा ना, ये बताओ। यस। तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर आई जो आएगा, ये क्या आएगा? हम लोग क्या क्या निकालते हैं? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही करते हैं ना आई निकालने के लिए। यस सर। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है यहाँ पे? 1 + n - 1। 1 + n - 1 × अल्फा डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कितना है? 1। तो यहाँ पे सबसे सिंपल वाला ही केस लिया, तो यहाँ पे आई क्या हो गया? आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 × अल्फा। तो ये हो गया आई का निकालने का फॉर्मूला। ये कब यूज करना है? इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन? डिसोसिएशन। जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे। यहाँ पे 1, चलो यहाँ पे सारे टर्म्स का मतलब तुमको पता है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना? एन क्या है? एन क्या है बताओ? Number of moles of new particle. हाँ, कितने नंबर ऑफ मोल्स में वो डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ नया पार्टिकल्स वो बना रहा है, वो हो गया एन। और आई तो वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे थे डिसोसिएशन के केस में, तो उसमें आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 × अल्फा आ गया, ये याद रखना है। दूसरा,
और मेनली हम लोग वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी डिसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंसिडर करोगे ना। नॉन Yes. इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट करेगा क्या? वो अपने आयंस में बदलता है क्या? No, sir. जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सारे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये कभी अपने आयंस में बदलेंगे? No, sir. नहीं। तो वांट ऑफ फैक्टर हमको जो कंसिडर करना है वो किसके लिए करना है? हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो अपने आयंस में बदल सकते हैं। अब वो 100% बदल रहा है या फिर 80% बदल रहा है, वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि उसके लिए आई कितना है। अगर वो 100% डिसोसिएट कर जा रहा है, ठीक है, जैसे NaCl बोला गया तुमको 100% डिसोसिएट कर रहा है, तो वहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। NaCl अगर 100% डिसोसिएट करेगा तो उसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा? 2। लेकिन अगर बोला गया कि NaCl जो है वो 80% ही डिसोसिएट कर रहा है, तो वहां पे I2 लोगे क्या? तो फिर क्या करेंगे? आई कैसे निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से? समझ रहे हो ना बात? यस और नो? हेलो? हेलो? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है? Yes, आ रहा sir. है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही हम लोग वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग केस देख रहे हैं, सेकंड। ये एसोसिएशन वाला केस है, सिंपल सा। एसोसिएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो। एसोसिएशन में क्या बोला गया कि एन मॉलिक्यूल्स ए के कंबाइन करके ये कुछ इस टाइप का बना लिया, AN। ये एसोसिएशन वाला केस शो कर रहा है ना, ठीक है। अब T=0 पे इसका मोल ले लेते हैं हम लोग 1, और ये है 0। T=T पे मान लिया यहाँ डिग्री ऑफ, अब यहाँ अल्फा जो है ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो 1 माइनस अल्फा, ये एसोसिएट किया, ये कितना फॉर्म करेगा? α/n होगा? ये बताओ, यस सर नो? n से अगर 1 बनता है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है ना, हम लोग कोफिशिएंट से ही कंपेयर करते हैं। तो n मोल से अगर 1 बनता है तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाई अल्फा में n से अगर 1 बन रहा है तो 1 से 1/n बनेगा, तो 1 से 1/n बन रहा है तो अल्फा से कितना बनेगा? α/n बनेगा। बनेगा या नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? इनिशियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल कितना है? 1। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया? या थियोरेटिकल 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कितना है हमारा? 1 1 है। यस और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है फाइनल? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस α/n। तो यहाँ पे करोगे कॉमन लोगे तो ये क्या कॉमन आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिए हम लोग, और 1/n-1 लिख सकते हैं ऐसा? बोलो यस और नो? यस Yes, अब sir. यहाँ पे इस केस में वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमारा थियोरेटिकल है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1, ठीक है। अब बाय 1 करोगे तो वो इतना ही रहेगा। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है आई निकालने के लिए। वांट ऑफ फैक्टर I=1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1। यहाँ पे n क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स में वो एसोसिएट हो डिग्री रहा है? ऑफ 2। डिग्री ऑफ अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं उसके, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है या 3 हो रहा है, वो उसके हिसाब से n यूज कर लेंगे। और इस केस में अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो सिंपली देखो, हम लोग बस हमको निकालना है वांट ऑफ फैक्टर ही निकालना है, और कुछ अलग नहीं करना है। वांट ऑफ फैक्टर पहले हमको देखना है कि वो एसोसिएशन वाला केस है या डिसोसिएशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आई का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद वहां पे सिंपली आई से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ आया? यस और कुछ नहीं करना है इसमें।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंटायरली हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। आई का वैल्यू, उसका दोनों केस हम बता दिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। दोनों केसेस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू निकालोगे तुम, जो भी दिया रहेगा, उसके बाद वहां पे सिंपली आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आई निकालने का काम ही बढ़ा है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? नोट कर लियो, उसको लिख लियो दोनों केस। यस सर। चलो, अब इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करना है इसको। सर पहला, हाँ। ऊपर वाला फॉर्मूला थोड़ा दिखाइए। यस सर। कौन सा फॉर्मूला? यस हो गया ना? यस सर, हो गया। चलो, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid in 50 gram of CS2 carbon disulfide, assuming 84% dimerization of the acid। डाइमेराइजेशन ऑफ द एसिड मतलब क्या हुआ कि वो एसिड के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, और गिवन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड CS2 का, ये 46.2 डिग्री सेल्सियस, और के भी दिया हुआ है CS2 का 2.3 डिग्री सेल्सियस पर मोल। चलो करो तो। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला तो पता है ना तुम लोगों को, C6H5COH, यही होगा ना बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ COH ग्रुप अटैच्ड है, C6H5COH। ठीक है, ट्राई करो, देखते हैं बनता है या नहीं। सबसे पहले आई निकालो, वन टॉप फैक्टर निकालो, उसके बाद आगे प्रोसीड करना।
आई निकला क्या? आई कैलकुलेट कर पाए तो हम लोग? हेलो हेलो। यस सर। आई निकला? कितना आया आई वांट ऑफ फैक्टर? सर एक मिनट। अरे आई में क्या है? आई नहीं निकला है तुम लोगों का? डाइमराइजेशन हो रहा है ना। डाइमराइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं? दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके ये एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसको डाइमर बोलते हैं हम लोग। डाइमर सुने हो ना? डाइमर मतलब क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बनाता है, तो वो डाइमर होता है। तो बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, वो सर आई एसोसिएट होता है। 1.84 है क्या? क्या चीज? आई आई 1.84 कैसे हो जाएगा? पॉइंट पॉइंट फाइव के आसपास है, 0.65, 0.58। 0.58? हाँ 0.58 होगा। आई ये एसोसिएशन वाला केस है ना? कौन सा केस है ये? यस सर आई। एसोसिएशन। एसोसिएशन है। तो आई का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 1+α इंटू 1/n-1। अब यहाँ पे देखो, वन अल्फा का वैल्यू कितना है तुमको दिया गया? ये 84% डाइमराइज हो रहा है। तो अल्फा डिग्री है, मतलब परसेंटेज में नहीं पुट करते हम लोग, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में ये क्या होगा? 0.84 है ना? यस सर। और 1+n, n का वैल्यू क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं? 2। दो। तो n का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। n इक्वल टू 2, तो 1/2 -1। तो ये क्या हो गया? 1+0.84 और हाफ -1, तो -1/2। यस तो 1 माइनस 0.42 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 0.58। तो आई वांट ऑफ फैक्टर इस केस में क्या आ गया? 0.58 आ गया। यस और नो? यस सर। तो बस अब क्या करना है? अब वही फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई, बस एक आगे आई लग जाएगा, के बी इंटू मोलालिटी। अब देखो आई हो गया 0.58 और के बी कितना दिया हुआ है? 2.3 दिया गया है। और मोलालिटी कैसे निकालेंगे? तो तुम्हारा मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, तो मास इसका 0.61 दिया है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना आया है ये बताओ तो? मोलर मास कितना? 120, 122। तो ये हो गया मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है यहाँ पे? 50 ग्राम ना? यस और नो? तो 50 ग्राम है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है। हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 46.2 दिया गया क्वेश्चन में। यस और नो? यस। 46.2। और इधर कितना आया? ये सॉल्व करने पे देखो तो कितना आया। ये पूरा सॉल्व करो कितना आ रहा है। ये शायद आ रहा है 1.3, पॉइंट 0.133। 0.133 आ रहा है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी क्या हो जाएगा? 46.2 प्लस 0.133 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया हमारा? 46.33। यही हो गया आंसर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया? 46.33 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? यस और नो?
No, नो सर, ठीक है। हो गया ना, देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 0.4 मोलर Na2SO4 solution in 0.4 molar Na2 solution at 300 Kelvin is isotonic with 0.5 molar NaCl। ठीक है, और ये NaCl का तुमको एज्यूम करना है 100% डिसोसिएशन NaCl का। यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। Na2SO4 वो 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, वो कितना डिसोसिएट करेगा वो। टेम्परेचर दोनों में सेम ही रहेगा ना? हाँ, टेम्परेचर दोनों में सेम रहेगा। चलो करो उसको। Na2SO4 के लिए अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉरी। 0.75। 0.75 या 75%। हाँ यस सर। ठीक है चलो। आ गया सबका? यस और नो? अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.75, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 75% डिसोसिएट होगा Na2SO4। आई कितना आया इन टर्म्स ऑफ, तुम्हारा अल्फा के टर्म में आएगा, आई का वैल्यू कितना आ रहा है Na2SO4 के लिए, ये बताओ अल्फा के टर्म में। 2.5 आ रहा है सर। क्या 2.5? आई का वैल्यू 1 + 2 अल्फा। सर 2Na+ और 1SO4 2- में टूट रहा है, तो उसका 3 - 1 तो 1 + 2 अल्फा होगा। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ना? यस सर 3।
तो n का वैल्यू 3 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? 3 वन माइनस वन, प्लस तो वन 1 प्लस प्लस टू टू अल्फा। अल्फा। हाँ, तो वहां से कर सकते हो आसानी से। यस क्या यस। देख लो एक बार, Na2SO4 यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है ना, तो फॉर Na2SO4 हम लोग कर रहे हैं। तो Na2SO4 के लिए I क्या हो जाएगा? I का फॉर्मूला लिखो, 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। तो 1 प्लस n, यहाँ पे Na2SO4 कैसे टूटेगा? दो Na प्लस आयन और SO4 2 माइनस, ऐसे ही ब्रेक करेगा ना। तो नंबर ऑफ आयंस ये कितने रिलीज कर रहा है? 3। तो 3 माइनस वन, और ये अल्फा। अल्फा तो हमको पता नहीं है क्योंकि 100 नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 1 प्लस टू अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? और NaCl के लिए क्या है हमारा? I का वैल्यू तो 2 हो जाएगा क्योंकि 100% आयोनाइज हो रहा है ये। यस तो I का वैल्यू 2 हो गया। अब दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब जो पाई होना चाहिए Na2SO4 का, दैट इज दोनों इक्वल टू, equal। हाँ, I इंटू CRT, यही होगा। यस तो I इसका हो गया 1 प्लस टू अल्फा, और कंसेंट्रेशन इसका कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 0.4। 0.4 मोलर। ठीक है, अब ये इक्वल टू पाई ऑफ NaCl के इक्वल होना चाहिए। पाई ऑफ NaCl का फॉर्मूला I इंटू CRT। तो इसका I कितना है? 2, और C कितना दिया हुआ है 0.5 इसका? कंसेंट्रेशन पॉइंट 0.5 फाइव मोलर। ठीक है, और RT तो रहेगा ही। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो 1 प्लस टू अल्फा इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू RT। और यहाँ RT छूट गया, सॉरी। RT दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। यस और नो? यस क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, R का वैल्यू भी सेम है। तो 1 प्लस टू अल्फा इंटू 0.4, ये हो गया 1 के बराबर। नहीं, सॉल्व कर लो। अल्फा कितना आ गया यहाँ से? 0.75। 0.7 आया सबका, देख लो। यस सर। 0.75 ही आ रहा है इससे, देखो तो। यस सर, 1 प्लस टू अल्फा हो जाएगा 2.5। फिर 1 कैरी, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, तो अल्फा 0.75। ठीक है, चेक कर लो एक बार सब लोग। हेलो, यस सर। समझ आया कि नहीं? देख लो एक बार। बस सिंपली आई से मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं है। आई निकालने आना चाहिए, आई निकालने सीख गए फिर तो कुछ नहीं है। फिर जैसे पहले करते थे हम लोग वैसे ही करेंगे। आइसोटोनिक है तो उन दोनों का पाई इक्वल कर दोगे। तो पाई इक्वेट करने के लिए हमको दोनों का पाई आई के साथ निकालना होगा। ठीक है, अब अगर 100% आयोनाइजेशन दिया हुआ है तब तो आई जो जितने नंबर ऑफ आयंस बना रहा है वो उसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो 100% नहीं है तो फिर हमको अल्फा के टर्म में करना होगा। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, क्या दिक्कत है क्या इसमें किसी को? नो सर। नो सर। हम्म, चलो, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। हम 2-3 क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, और यही था लास्ट टॉपिक। अब इससे क्वेश्चंस तुम लोग अब प्रैक्टिस करो अलग अलग टाइप के। मतलब प्रीवियस ईयर के या फिर बुकलेट के, सब बना सकते हो आराम से अब। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये सब कर लेना तुम लोग, ट्राई करना, देखना। इफ 6 grams, लिखते जाओ साथ साथ ही, ऑफ CH3COH
फ्रीज हो गया। आवाज आ रहा है यानी? सर हेलो। स्क्रीन अब आ फ्रीज रहा हो गया है। है। यस। अरे बार बार, 1 मिनट रुको। अब आ रहा है ना? होस्ट शिफ्ट कर दो जो भी है, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। आस्था, चलो। क्वेश्चन लिख रहे हो तुम लोग? पहला वाला लिख चुके हो? हेलो। बीच में से फ्रीज। चलो ठीक है, लिखते जाओ, ये सारा होमवर्क के लिए तुम लोगों को। dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile non-electrolyte in 100 gram of water. The elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Assuming the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, calculate the vapor pressure of the solution. ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है और के भी दिया हुआ। फिर से फ्रीज हो गया। बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? 1 मिनट, आवाज आ रहा है अब? यस यस सर। सर। पूछ रहे तुम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है क्या? नो सर। नहीं हुआ है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। तो ठीक नेक्स्ट है क्लास तो में वही स्टार्ट होगा क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी तो टाइम है बहुत। अभी पहले फिजिकल के चैप्टर्स करेंगे ना इधर से। सॉल्यूशन तो हो गया खत्म, इसके बाद तुम लोग का काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। एक क्लास तुम लोग का डाउट के लिए रहेगा, पहले बना लो। मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं, देखते हैं इस वीक
इस वीक में प्रैक्टिस कर लो संडे तक, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क के लिए लिख लो, ये दोनों स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर, वो शिफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है, हम वो पीडीएफ भेज देंगे, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोनों, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये दोनों होमवर्क के लिए है तुम्हारा। आंसर भी दे दें क्या दोनों का? हम्म, नो सर, अगले क्लास में बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में तो कर लेना तुम लोग, इसको ट्राई करके रखना। बाकी और भी क्वेश्चंस कर सकते हो सर आवाज नहीं आ रहा है। सर लीव कर दिए शायद, मे बी डिस्कनेक्ट हो गया उनका। म्यूट कर दिए। सॉरी, आ रहा है आवाज अब? यस सर। हाँ, यस सर। ये बोल रहे थे अब मेरे एंड से टॉपिक कंप्लीट हो गया सारा, पूरे चैप्टर का, ठीक है। तुम लोग अपने एंड से अब बनाना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी बनाना है जिसको एनसीईआरटी बनाओ, बुकलेट बनाना है बुकलेट बनाओ, ठीक है। मतलब हम तो बोलेंगे एनसीईआरटी भी एक बार बना ही लेना। मतलब जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन आंसर निकाल के ही देखना, एक बार क्वेश्चंस पढ़ के भी तुमको समझ आ जाएगा ना ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक ओके है। सर। तो वैसे एक बार देख लेना, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन हैं इसके, बना लोगे तो तुम ही लोग का प्रैक्टिस होगा, बोर्ड में अभी तो आएगा ही। यस सर बना लो। अबाउट 50 प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, देख लेना, मतलब जरूरी नहीं है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेना, अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन मिले तो बनाना, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी साथ साथ कंप्लीट करो, क्योंकि बोर्ड में तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही आएगा। उसके बाद बुकलेट बनाओ, बुकलेट और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ठीक है। ये सब चैप्टर है, सब थ्योरी पढ़ने में मत रहना तुम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस बनाओ, वही फायदा करेगा, उससे थ्योरी भी तुम्हारा रिवाइज होगा, समझ रहे हो ओके ना। तो आज से लग जाओ इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके, इस वीक तक में 3-4 दिन का टाइम है, जो भी है कंप्लीट करो इसको बना के, संडे मंडे तक, ओके सर। ठीक है। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए डाउट क्लास ही लगा देंगे, तो एक क्लास डाउट का रहेगा, उसमें जो भी पूछना होगा पूछ लेना। फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर अब इसके बाद काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस चलो, तो तब तक तुम लोग बना लो इसको, जितना भी बनाना है यस बना के खत्म करो, ठीक है। चलो, यस। चलो फिर तो एंड कर रहे हैं अब। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू। डिस्कनेक्ट कर लो तुम लोग, जो भी होस्ट बना हुआ है।